प्राण शक्ति द्वारा कठिन रोगों का उपचार। वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा है, यह तथ्य सप्रमाण पुष्ट हो रहा है कि सूक्ष्म का सामर्थ्य स्थूल की तुलना में कई गुना अधिक है। वह अब दृश्य की तुलना में अदृश्य की शक्ति को ढूंढने, कर्तलगत एवं प्रयोग करने की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान अधिक केंद्रित है। कभी बड़े विशालकाय अस्त्र शस्त्रों के निर्माण को शक्ति संचय का केंद्र माना जाता था। कालांतर में यह मान्यता बदली और परमाणु जैसे नगण्य सूक्ष्म घटक प्रचंड शक्ति के स्रोत के रूप में ढूंढ निकाले गए। पदार्थ का क्षुद्र घटक जब इतना भयंकर संहारक हो सकता है तो उसके सामर्थ्य को ही क्यों न संचित करने की कोशिश की जाए। व्यर्थ में विशालकाय अस्त्रों के बनाने का झंझट क्यों मोल लिया जाए। यह विचारधारा प्रत्येक देश के राजनयिकों, शासन का दायित्व संभालने वालों के मन में बैठती जा रही है। ध्वंस ही नहीं, सृजन की दिशा में भी सूक्ष्म की सत्ता को ढूंढने, सामर्थ्य को नियोजित करने का सत प्रयास चल पड़ा है। फलतः आशातीत सफलता भी मिली है। चिकित्सा जगत में प्रचलित अनेक पद्धतियां एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी बीमारियों के निदान में एक सीमा तक ही सफल हो रही है। गंभीर एवं असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों में इनकी पहुंच नहीं के बराबर है। शरीर के सूक्ष्मतम संस्थानों तक पहुंचकर उपचार कर पाना इनके द्वारा संभव नहीं रहा। बीमारियों के उपचार के लिए नई पद्धति ढूंढी गई है। रेडियो विकिरण चिकित्सा की चिकित्सा जगत में विगत वर्षों की महानतम उपलब्धियों में से इसे एक कहा जा सकता है। इसके लिए रेडियो समस्थानिकों आइसोटॉप्स का प्रयोग किया जाता है। रोगी के निदान एवं उपचार में रेडियो सक्रिय अनुसारक ट्रेसर विशेष रूप से सफल सिद्ध हुए। हाइपरथायराइडिज्म, पॉलीसाइथेमिया, कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी यह चिकित्सा पद्धति कारगर सिद्ध हुई है। विश्व भर में रेडियो समस्थानिकों से युक्त औषधियों का प्रयोग होने लगा है। गोलियों अथवा इंजेक्शनों को रेडियो विकिरण से युक्त कर रोगी के रोगग्रस्त भाग में प्रविष्ट कराकर कैंसर जैसी बीमारियों पर भी नियंत्रण पाने में सफलता मिली। लगभग 50 से भी अधिक ऐसी रेडियो औषधियों की खोज हो चुकी है जो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। इसमें आयोडीन 131, फास्फोरस 31, क्रोमियम 51, स्वर्ण 198, सोडियम 28, पोटेशियम 42 तथा लौह 59 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार की औषधियों का निर्माण भारत में भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे बम्बई में होने लगा है। हृदय विकार, थायराइड ग्रंथि की अव्यवस्था को आयोडीन चिकित्सा द्वारा जाना और ठीक किया जा सकता है। रक्त विकारों का ज्ञान एवं उपचार सोडियम 24 के द्वारा संभव है। अनेक विटामिनों को रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन आदि से अंकित कर रोगी को देने से रोगी के अंदर हुई क्रियाओं का अध्ययन बाह्य संयंत्रों द्वारा हो सकता है तथा यकृत, वृक्क, पित्ताशय और मस्तिष्क ग्रंथियों के गुप्त रोगों का उपचार किया जा सकता है। कैंसर जैसे रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 विकिरण द्वारा कैंसर कोशिकाओं को जलाने में विशेष सहयोग मिला है। इसके प्रयोग के लिए रेडियम सुइयों का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब नलियों का प्रयोग अधिक लाभकारी माना गया है। रेडियो विकिरण चिकित्सा में पूरी सतर्कता रखनी होती है ताकि विकिरण का प्रभाव स्वस्थ अंगों के ऊपर ना हो। कोबाल्ट 60 इस्पात या जस्ते के कैप्सूल में इस प्रकार रखा जाता है कि विकिरण एक निश्चित दिशा में कैप्सूल में बने मार्ग से ही बाहर निकले ताकि कैंसरग्रस्त भाग पर ही उसका प्रभाव डाला जा सके। गहरे ट्यूमर के इलाज के लिए इन इकाइयों में व्यवस्था यह रहती है कि विकिरण स्रोत को इस प्रकार घुमाया जा सके कि उसका विकिरण प्रभाव ट्यूमर पर ही केंद्रित रहे। पदार्थ सत्ता के सूक्ष्म सामर्थ्य रेडियो विकिरण का प्रयोग करने से चिकित्सा जगत में चमत्कारी परिणाम निकले हैं। जड़ की तुलना में मानवीय चेतना कहीं अधिक सामर्थ्यवान, रहस्यमय है। काया में सन्निहित प्राण की असाधारण महिमा गाई गई है। प्राण को जीवन का केंद्र माना गया है। पुरातन ऋषियों ने
इसकी सत्ता एवं महत्ता को न केवल अनुभव किया वरन इस तथ्य का प्रतिपादन भी किया कि कायिक स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन का आधार प्राण है। प्राण की न्यूनता अथवा अधिकता ही रोग अथवा आरोग्य का कारण है। बहुप्रचलित वर्तमान अनेक चिकित्सा प्रणालियों की तरह पुरातन काल में प्राण चिकित्सा का प्रचलन था। सबल प्राण संपन्न व्यक्ति रोगी असमर्थ को अपने प्राणों से अनुप्राणित करके आरोग्य एवं स्वास्थ्य प्रदान करते थे। भारत ही नहीं अन्य देशों में भी प्राण चिकित्सा से लोग परिचित थे। रोगी के रोगग्रस्त अंगों पर प्राण संपन्न चिकित्सक अपने हाथों को फेरता था। इतिहास में उसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। मिस्र के प्राचीन शिलालेख चित्रों में रोगियों के पेट पर एक हाथ तथा पीठ पर दूसरा हाथ रखे हुए चिकित्सक दर्शाए गए हैं। वहाँ के साहित्य में भी प्राण चिकित्सा का उल्लेख मिलता है कि संत पैट्रिक ने आयरलैंड के एक अंधे की आँख पर हाथ रखकर उसे नेत्र ज्योति दी थी। संत बर्नार्ड के विषय में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन में ही 10 अंधों और 12 अपाहिजों को अच्छा कर दिया था। ईसाई धर्म ग्रंथ के पन्ने ऐसी अनेक घटनाओं से भरे पड़े हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों पुराणों में तो ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं। पिछली कुछ सदियों के प्राण चिकित्सा के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 17वीं सदी में लंदन के लेनहर्ट नामक एक माली को उंगलियों से छूकर रोग विमुक्त करने में अद्भुत ख्याति मिली। 19वीं सदी के आरंभ में सिलिपिया के रिचर्ड नामक चौकीदार ने हजारों रोगियों को अपने स्पर्श मात्र से आरोग्य प्रदान करने में सफलता पाई। प्राचीन यूनानी वैद्य प्राण चिकित्सा के लिए प्रख्यात रहे हैं। स्कॉटलैंड के मैक्सवेल नामक विद्वान ने प्राण चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोल रखा था। वह विश्वव्यापी प्राण तत्व में विश्वास करता था। महामनीषी हिप्पोक्रेट की प्राण तत्व के प्रति असाधारण श्रद्धा थी। वे लिखते हैं कि शरीर आत्मा की शक्ति से संचालित एवं नियंत्रित होता है तो उसके प्रचंड शक्ति से रोगों का निवारण भी हो सकता है। प्राचीन काल के वैद्य अपनी आत्मशक्ति से रोगों का अनुभव कर लेते थे। वे निदान एवं उपचार में रोगी के अंदर प्राण का संचार करते थे। पिछले दिनों मैस्मर ने चिकित्सा जगत में चमत्कारी सफलता प्राप्त करने के उपरांत विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों का ध्यान प्राण तत्व की ओर आकर्षित किया है। पदार्थ की रेडियो विकिरण क्षमता रोगों के उपचार में इतनी समर्थ एवं सफल हो सकती है तो कोई कारण नहीं कि प्राण शक्ति द्वारा रोगी को रोग मुक्त न किया जा सके। आवश्यकता सूक्ष्म सामर्थ्य को समझने की है। मनोवैज्ञानिक उपचारों में इसका एक छोटा प्रयोग आरंभ हो चुका है किंतु बड़ा भाग अब भी अविज्ञात बना हुआ है। सूक्ष्म का सामर्थ्य विज्ञान जगत में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राण तत्व को उभारने के लिए साधना विज्ञान का आश्रय लिया जा सके तो रोगोपचार ही नहीं कितना ही सूक्ष्म शक्तियों को कर्तलगत किया जा सकता है और साधारण क्षमता संपन्न बना जा सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ